अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एवरीडे लॉ के साथ अदनान आदिल हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से रिलेटेड सीरीज ऑफ वीडियो में ये पांचवी वीडियो है। हमने इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको तफसील से आगाह किया था, जो कि ज़रई ज़मीनों की, एग्री लैंड्स की कॉन्सेप्चुअल, अगर आप ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं या उसको कर्जा देना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आपको पता होना ज़रूरी है। तफसीली अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है इस लॉ की, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसके लिए इस हर प्रेजेंटेशन के आखिर में मैंने लॉज का हवाला दिया हुआ है, जहाँ से आपको डिटेल लॉज अबाउट 140 के करीब लॉज हैं जो कि आपको इससे रिलेटेड एक्ट्स एंड रूल्स मिल जाते हैं। आज हम इस पे बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर इस पांचवी वीडियो में देखेंगे, अर्बनाइजेशन ऑफ एग्री लैंड्स। जो ज़रई ज़मीनें अर्बनाइज हो जाती हैं, फॉर्म 7 में इसे कहा जाता है, फॉर्म 7 से फॉर्म 2 की प्रॉपर्टीज चली गई है। पंजाब में इसे कहा जाता है कि देही आबादी से ये शहरी आबादी में शामिल हो गई, सकनी ज़मीनें हो गई हैं और इन पे फिर शहर आबाद होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से लॉज इन्वॉल्व हैं और क्या हमें ख्याल करना चाहिए। हम पहले थोड़ी सी इसकी तफसील देख लेते हैं। गोठाबाद जैसे जगह है, गोठ एक गांव को कहा जाता है। को जब शहर में आ जाते हैं, गोठाबाद स्कीम्स हैं, कच्ची आबादी स्कीम्स हैं। कच्ची आबादी शहर के सबर्ब्स के अंदर ऐसे ही ये ज़रई ज़मीनों के ऊपर लोग रहना शुरू कर देते हैं और फिर इसको शहर के अंदर रेगुलराइज कर दिया जाता है। आबादी देह स्कीम, आबादी देह स्कीम जो है ये शामलात की आबादी देह भी है, और ये आबादी विलेज की जहाँ सेटलमेंट हुई भी होती है उसे भी आबादी देह कहा जाता है लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक। पहले तो हम ये देख लें शामलात। हमने पिछली वीडियो में आसाइश और शामलात को हमने बड़ी तफसील में देखा। शामलात से मुराद कॉमन लैंड है, जिसके दो हिस्से होते हैं, आबादी देह और गोरा देह। आबादी देह विलेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, गोरा देह गवर्नमेंट की लैंड होती है जहाँ पे हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स बनते हैं। आबादी देह में बाजार भी हो सकता है, कब्रिस्तान भी हो सकते हैं, घर हो सकते हैं, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ गाँव के कल्चर से रिलेटेड होती है। गोठाबाद स्कीम क्या थी? हाउसिंग स्कीम आई थी सिंध गोठाबाद एक्ट के मुताबिक। आसाइश से भी यही शामलात से मुराद है, लैंड एडजेसेंट टू ए विलेज एंड रिजर्व फॉर ग्रेजिंग एंड अदर कॉमन यूज ऑफ द विलेज कम्युनिटी। बट इसको सिंध के अंदर इसकी रेगुलराइजेशन को और तरीके से ट्रीट किया गया। पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान के अंदर शामलात को और तरीके से ट्रीट किया गया। हम देखते हैं फेडरल लॉज हैं। फेडरल लॉ से मुराद जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए थे इस तरह की ज़मीनों के लिए और गरीब लोगों को आबाद करने के लिए, जिसके ऑब्वियसली मिसयूज भी होते हैं। हम आखिर के अंदर थोड़ा सा इसके मिसयूज क्या पॉसिबल हो सकते हैं या हुए होंगे, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, बट क्या हुए होंगे हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। बट पहले हम लॉज को बयान कर लें। सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज जो इससे रिलेटेड हैं, कच्ची आबादी एक्ट आया था 1972 के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी जगह को रेगुलराइज किया गया था, राइट्स दिए गए थे। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट, ये पंजाब का एक्ट है, यही केपीके में भी है, अडॉप्टेड है, यही बलूचिस्तान के अंदर है। तीसरा एक्ट है ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्यूम प्रॉपर्टी एक्ट 1957। वैक्यूम प्रॉपर्टी वो थी जो कि यहाँ लोग छोड़ गए थे जब माइग्रेशन हुई थी 1947 की। तो जिस जगह के क्लेम नहीं आया था और जब जो लोग वहाँ से हिजरत करके आए थे उनको जो जगह दी गई थी, और फिर उसके बाद जो जगह बच गई थी वो जगह कैसे बांटी गई थी, हम पहले लॉज देख लेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। नया रिसेंटली नई जो इसके अंदर डेवलपमेंट है, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इसी से रिलेटेड है, जहाँ जगह फेडरल गवर्नमेंट की सेक्शन 16 ऑफ नेफ्टा एक्ट, जिसे नेफ्टा कहा जाता है, नेफ्टा एक्ट के सेक्शन 16 के मुताबिक फेडरल लैंड बैंक बनेगा। जो फेडरल की ज़मीनें हैं, अगरचे ज़मीन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन मुख्तलिफ सूबों में कुछ ज़मीनें फेडरल से ताल्लुक़ रखती हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की हैं। उसमें सेक्शन 16 ये कहता है कि फेडरल लैंड बैंक होगा, उसी पे नेफ्टा बात वो बनाएगी स्कीम्स भी अपनी,
और वो क्या जगह एक्वायर कर लेगी और वो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड जगह कहलाएगी। और ये भी इसके अंदर जाहिर है एग्रीकल्चर ज़मीन भी ली जा सकती है। शहरी ज़मीन अगर तो कम ही होगी, जाहिर है एग्रीकल्चर ज़मीन, एग्रीकल्चर से मुराद वो ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ कानूनन, जो कि जिसके लैंड रेवेन्यू एक्ट के कागजात हैं। ज़रूरी नहीं कि उसका यूज़ एग्रीकल्चर का हो रहा हो, वो रूरल ज़मीन भी कहलाई जाती है। अगला इम्पोर्टेंट एक्ट लैंड रिफॉर्म रेगुलेशन 1972, जिसके अंदर शेयर इन शामलात को जो था वो रेगुलराइज किया गया था। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट वैसे अदरवाइज बड़े मशहूर हुआ था उस ज़माने में, कि जिसमें होल्डिंग को कम कर दिया गया था। 150 एकड़ से ऊपर होल्डिंग की इजाज़त दी गई थी मुख्तलिफ इलाकों में, कहीं 100 एकड़ की थी, कहीं 150 एकड़ की थी। इसके अंदर बहुत सारी और चेंजेस आई थी लॉज के अंदर भी, इसे मार्शल एमएल एक्ट भी कहा जाता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, ये इसका नंबर वेयर का वही होता है जब ये पहली दफ़ा बना है, अपडेट हो रहा होता है उसको। अडॉप्शन ऑफ लॉज एक्ट 1947 के मुताबिक ये बहुत सारे इंडो पाक के जो लॉज थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए हुए थे वो अडॉप्ट कर लिए थे पाकिस्तान ने विद सर्टेन अमेंडमेंट्स पर एप्लीकेशन और उसकी एप्लीकेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए। लैंड एक्विजिशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि गवर्नमेंट कैन एक्वायर एंड लैंड, हम उसको भी देखेंगे। लैंड एक्विजिशन रूल्स बताए गए थे 1983 के अंदर के कैसे एक्वायर किए जाएंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज हैं अर्बनाइजेशन से रिलेटेड। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट, कुछ छोटा सा 4 सेक्शंस का एक्ट आया था। उसमें इसने ये बताया था कि गवर्नमेंट जो ज़मीनें ग्रांट करती है, फौजियों को ग्रांट करती है या किसी को भी किसी भी मकसद की वजह से ग्रांट कर सकती है, इस पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगेगा। इसमें क्वेश्चंस आ रहे थे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये गिफ्ट होता है, ये लीज होता है, यूँ सेल होती है, तो ये ग्रांट इसके अंदर कहीं नहीं आ रही है। ग्रांट सेल में आएगी, गिफ्ट में आएगी, लीज में आएगी, किस में आएगी? सो उसके अंदर जो काम का जो एक्चुअली पंच लाइन जिसे आप कह लें या इम्पोर्टेंट सेक्शन कह लें, वो ये था कि नथिंग इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंटेन shall apply or be deemed over to have applied to any grant or other transfer of land or any interest therein। कोई सा भी इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा सकता है, गवर्नमेंट इस ग्रांट के जरिए अलॉटमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट प्रोप्राइटरी राइट्स ट्रांसफर कर सकती है, गवर्नमेंट किसी तरीके से भी दे सकती है। इसके अंदर कोई जो कर चुकी हुई है गवर्नमेंट या आइंदा करेगी, इसके ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। कन्वर्जन ऑफ एग्री लैंड्स टू अर्बन के अंदर जो पंजाब के पीके बलोचिस्तान में एक्ट्स जो रेलेवेंट एक्ट्स हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम ऑफ डिस्पोजल ऑफ अनअलॉटेड इवैक्यूई रूरल एग्रीकल्चर लैंड्स एक्ट 1974 का, जो कि अलॉट नहीं हुई, इवैक्यूई प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास पड़ी हुई थी। अब वो उन्होंने डिस्पोज करने की, उसको ऑक्शन करके, कुछ तो अभी भी वक्फ की ज़मीनें रह गई हैं क्योंकि मदरसे वगैरह से हट के ये जब भी अप्लाई होता है वैक्यूई प्रॉपर्टी ट्रस्ट, वो उन जो कम्युनल यूज़ की ज़मीनें हैं उसके अलावा किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आगे हम देखते हैं मुख्तलिफ तकरीबन सारा ही पाकिस्तान बचा हुआ था। 70s तक हमें बहुत सारे ख़ानदान मिलते हैं, पाकिस्तान सारा ही अलॉटमेंट से बना हुआ लग रहा है। लैंड ग्रैबिंग का वर्ड शायद पता नहीं इसके लिए यूज हो या ना हो, बट वी नाउ सीरियसली नो व्हाट्स द कॉज ऑफ डाउनफॉल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान सिवाय प्रॉपर्टीज के और कहीं पाकिस्तानी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और लॉस भी तो इतने आए हैं, आप ये देखते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे। एवैक्यूई प्रॉपर्टी एंड डिस्प्लेस्ड पर्संस लॉ रिपील एक्ट, इसके अंदर एकदम बहुत सारी लोगों ने अलॉट कर दी, तो 1975 में जो गवर्नमेंट की भी ज़मीनें अलॉट हो गई थी उसकी रिपील का ये एक्ट आया था। देखते हैं आगे अगली स्लाइड्स के अंदर शामिल, ये थोड़ी सी ज़रा लंबी प्रेजेंटेशन है। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912, ये इम्पोर्टेंट एक्ट, ये फेडरल भी है, ये सिंध में भी है, ये पंजाब के पीके में भी अलग-अलग लोगों ने सूबों ने अलॉट किया हुआ है। पंजाब एलिनेशन ऑफ लैंड एक्ट, एलिनेट करने का मतलब ये होता है टू पार्ट विद, आप इसको इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर
1900 के अंदर आया था कि जो गवर्नमेंट की ने अगर कबूलियत की ज़मीनें दी हुई हैं, कबूली ज़मीनें कि आपको किसी मकसद के लिए जगह दी हुई है, तो आप उसको गवर्नमेंट से पूछे बगैर कलेक्टर से, गवर्नमेंट से मुराद मैं जब भी बात करता हूँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आता है, बिकॉज ज़मीन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हम आज की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकली भी बता रहे होते हैं, बट वो हिस्ट्री का एवोल्यूशन मैं कम बताता हूँ, बट वो कैसे इवॉल्व हुई ये नहीं बताता, बट इवॉल्व्ड सिचुएशन बता रहा होता। सबसे मजेदार आया था पंजाब कन्फर्मेंट ऑफ प्रोप्राइटरी राइट्स ऑन नॉन प्रोप्राइटर्स इन आबादी दे एक्ट, यानी उसके अंदर आगे भी आ जाएगा, यानी शामलात की आबादी दे की ज़मीनों के ऊपर जो अदना मालिक मालिक कब्जा टेरीनी वाले, जो कि पिछली आप वीडियो देखिएगा जिसमें तफसील आएगी, वो जो बैठे हुए थे और काफ़ी अरसे से बैठे हुए थे, उनको प्रोप्राइटरी राइट दे दिए गए। 1995 का ये एक्ट आया था। आपके जो सुप्रीम कोर्ट में शायद ये चली थी बैरियर टाउन पिंडी की लिटिगेशन, काफ़ी अर्सा DHA की भी वहाँ पे लिटिगेशन चली थी, वो सारा यही इलाका था जिसके अंदर ये कन्फर्मेंट हुई थी, लेकिन उसका पिछला रिकॉर्ड के ऊपर इशू था, वो बड़े टेक्निकल इशूज होते हैं, आप ये समझ लीजिए। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 का आया है, जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपनी बेहतरी के लिए अपना एरिया बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, पीजेंट से यानी किसानों से जगह को वो जो कन्वर्ट हो रही है या अर्बनाइज हो गई भी है, उसको अपने हिस्से में शामिल कर सकती है, उससे रिलेटेड है। टेनेंसी एक्ट का कन्वर्जन से इस लिहाज से ताल्लुक है कि टेनेंट को राइट्स कैसे मिलते हैं जो कि बाद में अर्बन में कन्वर्ट हो सकते हैं। याद रहे कि सिंध के अंदर फॉर्म 7 से फॉर्म 2 में कन्वर्ट होती है, पंजाब के अंदर भी DCO का ऑर्डर चाहिए होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए, पंजाब के अंदर भी कि ये ज़रई से सखनी होगी। वो प्रोसेस क्या होता है जिससे ये होके DCO तक आता है, हम उसको भी देखेंगे। थल डेवलपमेंट एक्ट ये थोड़े से इलाके के लिए आया था, लेकिन बड़ा मज़ेदार एक्ट है। इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मियांवाली, खुशाब और इस साइड के ऊपर जिस ज़मीन को चाहे अर्बनाइज कर सकती है और उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है, किसी को भी अलॉट कर सकती है जैसे चाहे, जिस कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर। 1949 का एक्ट है, इसके अंदर अमेंडमेंट 73 में भी आई थी, 90s में भी आई थी और पिछले 10 सालों में भी आई। हम जरा इसको तफसील में देखते हैं। वैक्यू प्रॉपर्टी का, जैसे मैंने आपको बताया और जगह छोड़ दी थी, इसके जो 5 सेक्शंस हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ऑल प्रॉपर्टीज बोथ अर्बन एंड रूरल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड अदर देन सच प्रॉपर्टीज अटैच टू चैरिटेबल, रिलीजियस और एजुकेशनल ट्रस्ट, यानी उसको छोड़ के, वक्फ की जमीनों को छोड़ के, शेल स्टैंड ट्रांसफर टू गवर्नमेंट फॉर डिस्पोजल, यानी जो बच गई हुई हैं, जो कि यूटिलाइज नहीं हुई हैं, वो ज़मीनें गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर होंगी। अर्बन प्रॉपर्टीज के सिलसिले में गवर्नमेंट एक स्कीम बनाएगी और लोगों को दे देगी, और रूरल प्रॉपर्टीज में गवर्नमेंट एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्कीम बनाएगा और लोगों को दे देगा वैक्यू प्रॉपर्टी। डिस्पोजल ऑफ अनअलॉटेड में रूरल एग्रीकल्चर लैंड्स को कैसे करेंगे? मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है रेजिडुअल प्रॉपर्टीज का, वो पब्लिक इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। जहां होटल्स या, अच्छा शहरी इलाका आ गया, होटल्स, इंडस्ट्रियल कंसर्न्स या सिनेमा हाउसेज हैं, इसको मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रेजिडुअल वाला कर देगा। जहाँ इंडस्ट्रियल कंसर्न्स लगी हुई हैं, अब चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड्स में लगी हुई हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स के अंदर ये होटल या इंडस्ट्रियल कंसर्न्स बने हुए हैं जो कि अर्बन हो चुके हुए हैं, इसी तरह इंडस्ट्रियल के अंदर भी ये हो चुके हुए होंगे, इसको करेगा एडमिनिस्ट्रेटर, उससे छोटा रेजिडुअल प्रॉपर्टीज का। जब इंडस्ट्रियल कंसर्न्स जो कि नॉट अलॉटेड बाय इंडस्ट्रियल रिहेबिलिटेशन बोर्ड, उस वक्त एक ये बोर्ड भी बना था जो कि इंडस्ट्रीज अलॉट करता था, शायद आज बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो इसी अलॉटमेंट, इसी जो हमारा एक्ट था, ये रिहेबिलिटेशन बोर्ड, इंडस्ट्रीज रिहेबिलिटेशन बोर्ड, इसके थ्रू ये बड़े बड़े नाम बने हुए। सो इसको एक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर, यानी तीसरे दर्जे का सबसे छोटा, वो इनको अलॉट करेगा। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स, ये पंजाब का ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, सिंध के अंदर भी है। ये 1912 में क्यों बना? ये जब गवर्नमेंट लैंड्स बहुत सारी थी जिनके ऊपर काश्त नहीं होती थी, 1912 की बात कर रहा हूँ, तो ब्रिटिशर्स ने लोगों को ये जगह देनी शुरू कर दी कि आप आएँ, हम आपको ये जगह अलॉट करते हैं, और कुछ पैसों के एवज, कुछ को कुछ टर्म्स के एवज कर रहे हैं, कुछ को कुछ पैसों के एवज कर रहे हैं। अगर पैसों के एवज कर रहे हैं तो उन्हें टेनेंट्स कहा गया जब तक पैसे कंप्लीट नहीं हुए। पैसे कंप्लीट हो गए तो वो प्रोप्राइटरी राइट्स आ गए, मालिक हो गए। अगर कुछ टर्म्स पे दिया गया, फॉर एग्जांपल
लाड़काना पहले ही चावल बहुत हो रहा है, तो उसको बिल्कुल सक्कर बैराज के साथ की ज़मीन दे दी गई है सक्कर बैराज की, और उसको कहा गया है आपने चावल नहीं काश्त करने, कबूलियत की लैंड, कबूली लैंड कहलाएगी। कबूली लैंड के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी, पैसा शायद नहीं होता था। या टैक्स उसको कहा गया कि इतना आपने हर साल देते रहना, ये ज़मीन आपके वाले। वो कॉलोनाइजेशन बनाएगी, कॉलोनीज़ बनाएगी। इसके अंदर रहने के लिए अगर किसी को ज़मीन दी जा रही है, उसके साथ उसको रहने के लिए घर भी दिया जा रहा है, वो रहने की जगह भी देते होते थे। सिंध में उसे आसाइश कहते हैं कि ये रहने की जगह आपके लिए दी जा रही है, ये लेकिन कॉमन ईज़मेंट की जगह होगी, लोग रह रहे होंगे। इस कॉलोनाइजेशन एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट से इजाजत लिए बगैर इसको फर्दर आगे ट्रांसफर करना मना है। बट लास्ट पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सब्जेक्ट टू जनरल अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मे ग्रांट लैंड इन ए कॉलोनी टू एनी पर्सन ऑन एनी कंडीशंस। सो जो जगह अभी भी गवर्नमेंट की बात की, मुरब्बा पाल सॉरी घोड़ा पाल मुरब्बा कहलाता था ना, घोड़ी पाल मुरब्बा, वो इसी के अंदर होता था। ये घोड़ी पालने के लिए आपको ये जगह दे दी गई है और वो आपकी हो गई है। अब वो वक्त गुजरने के साथ साथ अब इसको ट्रांसफर करने के लिए तो कलेक्टर से इजाजत लेनी है। कलेक्टर से इजाजत अब एक बिल्कुल कागज की चीज रह गई, लेकिन अल्टीमेटली वो शहरों में बन गई, वहां पे स्कीमें बननी शुरू हो गई। बिल्डर्स ने वो जगह लेके आगे उसको बेचना शुरू कर दिया। बट ये जमीन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एंड में टेक अवेज भी दूंगा कि ये मुख्तलिफ तरह की ज़मीनें होंगी जो कि आपको उसके रिकॉर्ड से मिलती हैं। अगर चाहिए आपको फ़र्दों में तफसील पता लगनी चाहिए, फॉर्म 2 फॉर्म 7 के अंदर तफसील पता लगनी चाहिए, इफ यू कैन रीड एंड यू हैव टू रीड दैट। उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई होती है कि ये ज़मीन की नौइयत कौन सी। पंजाब एलिनेशन ऑफ लैंड एक्ट 1900 के आया था कि ये एग्रीकल्चर लैंड्स जो दी गई हुई हैं, इसको आप, लैंड से मुराद इसमें ये है विच इज नॉट ऑक्यूपाइड एज द साइट ऑफ एनी बिल्डिंग इन अ टाउन, जो कि खाली है और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए है। इसमें आप इसको एलिनेट करने से पहले, यानी इसको पार्ट विद करने से पहले, मॉर्गेज कराने से पहले आप इजाज़त लेंगे। अब जो ज़मीनें इसके अंदर आई हुई हैं उसको अगर आप खरीद रहे हैं या आप उसको मॉर्गेज करा रहे हैं, तो आपको वो टाइप देखनी है कि इसमें आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत है कि नहीं। 20 साल से ज़्यादा इसकी लीज़ नहीं दी जा सकती। 20 साल से ज़्यादा लीज़ होगी तो वो इलीगल हो जाएगी। अगरचे ये ज़मीनें बहुत सी अर्बनाइज में शामिल हो गई भी होंगी, बट इसके आपको बैक ऑफ द रजिस्टर ये सब कुछ मिलेगा। आप सर्विस सेंटर जाके इसकी तफसील पता करें कि जो ज़मीन मैं ले रहा हूँ ये इसमें शामिल है कि नहीं। सबसे मज़ेदार, आबादी दे एक्ट की राइट्स कंफर्म करती है। इसमें लैंड से मुराद फिर उन्होंने कहा है कौन सा एरिया, अंडर ए हाउस इन द आबादी दे विच डज नॉट इंक्लूड एनी एरिया रिजर्व फॉर ए स्ट्रीट, प्लेन, प्लेग्राउंड, स्कूल, मॉस्क और एनी अदर प्लेस। यानी वक्फ की जमीन ना हो, शामिलात की जमीन हो या एक गांव के अंदर एक घर की जमीन हो। अगर कोई उधर रह रहा है तो उसके खिलाफ चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट है, कोई और इंस्ट्रूमेंट है या कोई कस्टम है, वो ज़मीन उसी की हो गई 1995 से। उसका जाके वो कलेक्टर से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिकॉर्ड ले ले, ये सॉरी टाइटल ले ले। ये 1995 के अंदर उसको दे दी गई थी। अब इसके ज़रिए जो वो टिरनी और मालिक कब्जा मैंने शामलात का कहा था, वो सब गायब हो गए। उसका नाम लिखा रहेगा बट वो ज़मीन इसको कन्फर हो गई। जब कन्फर हो गई और राइटली सो कन्फर हुई आफ्टर फॉलोइंग द लॉ, सो ये जमीन फिर उसके बाद सेल हो सकती है, इसके ऊपर एतराज नहीं होगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मैंने आपको बताया कि हर 8 साल के बाद ये अपने असेस करेंगे कि जगह की को बढ़ाना है, कम करना है, कुछ और जो उसकी टाउन या म्यूनिसिपल लिमिट्स के करीब जो गांव आ गए हैं उनको बीच में कन्वर्ट करना है कि नहीं। फंक्शंस जैसे तहसील के हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर मार्केट्स बनाना, ये गांव के साथ तहसीलें जो हैं, ये क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी रिकॉर्ड सारा तहसील में आ रहा होता है, तो ये गांवों के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। दे आर क्लोजर टू इट और ये अपनी लोकल गवर्नमेंट की हद में शामिल करते चले जाते हैं। आजकल बहुत सारी स्कीम्स जो आप देखेंगे हाउसिंग की जो बन रही हैं, उसके अंदर आपको डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ तो कम मिलेंगी जहाँ से एनओसीज़ लेने होते हैं, वो टीएमओ से, टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर से, टाउन प्लानर, तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के होते हैं, टीएमओ म्यूनिसिपल कमेटी के जो टाउन ऑफिसर्स हैं, उनसे अप्रूवल लेनी होती है। हम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के ऊपर अलहदा प्रोग्राम करेंगे कि ये शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़
कितनी हैं, कैसी हैं और कैसे काम करती हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज कितनी हैं। इस लोकल गवर्नमेंट के अंदर ही है कि म्यूनिसिपल लिमिट्स जब बढ़ जाएंगी तो उसको मेट्रोपॉलिटन कब कहा जाएगा, उसके नंबर्स हैं, डिटेल हम देखेंगे आएंगे। अच्छा, ये पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की थी। सिंध के अंदर जब हम आ जाते हैं तो ये 3 एक्ट, सिंध कच्ची आबादी एक्ट 1987, हमारा सिंध का आपको कराची का मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमडीए, एलडीए के अंदर जितने सारी जगह आई हुई हैं, वो आधी जो है सिंध कच्ची आबादी एक्ट के थ्रू आई हैं, आधी सिंध गोठाबाद एक्ट के थ्रू आई हैं। गोठाबाद के अंदर तो आपका सोराब कोट और इसके इर्द गिर्द का कराची का सारा इलाका ही, इवन फॉर दैट मैटर बैरिया टाउन के ऊपर जो इशू चल रहा है वो भी इसी के अंदर आता है। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड अकॉर्डिंगली इसके थ्रू भी ज़मीनें होती हैं। तो इसकी सिंध की ज़मीनें आपकी जब शहरी हुई भी हों, फॉर्म 2 में 7 से 2 में कन्वर्जन हुई भी हो, तो ये वाली इन तीनों एक्ट्स को देखना ज़रूरी ख़ास है। गोठाबाद स्कीम जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ हुई है, बिकॉज गुलशन इकबाल से भी आगे का इलाका कराची में सारा ये गोठाबाद है। पहलवान गोट, सफूरा गोट वगैरह, ये सारी चीज़ें शहर के अंदर शामिल हुई। केडीए स्कीम 33, केडीए स्कीम 45, ये केडीए बहुत सारा जो है गोठाबाद से आबाद हुआ है। सो ये तमाम देह के ऊपर अप्लाई करेगा। ये एक्ट 1987 का क्या है, अलॉटी से मुराद एक डिजर्विंग पर्सन है। डिजर्विंग पर्सन जो कि उस एरिया में रह रहा है, उसको जगह अलॉट कर दी जाएगी बाय वे ऑफ ग्रांट। ग्रांट ऑफ अलॉटमेंट है। अच्छा, अलॉटमेंट क्या है? वही जो राइट्स नीचे थे। अब गवर्नमेंट क्या करती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये जगह जब भी देता है गवर्नमेंट को तो लीज करता है सिंध के अंदर। सो दिस इज ग्रांट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लीज होल्ड राइट्स। सो लीज जाती है। अगर लीज नहीं गई हुई है, ये फॉर्म 2 अकेला चल रहा है, तो फिर अभी तक जिस वक्त गोठाबाद बनेगा तो फॉर्म 2 से ये लीज में कन्वर्ट होगा। इस एक्ट का ऑपरेशन के थ्रू ये फॉर्म पहले फॉर्म 7 से फॉर्म 2 में आएगा, देन ये लीज में कन्वर्ट होगा। अगर लीज नहीं हुई हुई है, सिर्फ फॉर्म 2 है, तो अभी सिंध गोठाबाद स्कीम एक्ट ऑपरेटिव नहीं हुआ। अच्छा, इसमें जगह कितनी है? सिर्फ 2 घंटा, यानी 242 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा जगह नहीं होगी। हालांकि ये सारी जगह इससे ज्यादा हुई हुई है। अब इसमें वायलेशन किस किस जगह पे हुई हुई है, या मुख्तलिफ शिनाख्ती कार्डों के ऊपर 2-2 घंटे मिला के इकट्ठे बनाए हुए हैं। यू नीड टू डिग डीप बिफोर, इफ यू आर ए बिल्डर और इफ यू आर इंटेंडिंग टू मेक लार्जेस्ट स्कीम, या आप जगह बड़ी खरीदना चाह रहे हैं, सो यू नीड टू डिग डीप इन इट। ये कॉमन यूज की जगह लिमिट विल नॉट अप्लाई। ये 2 घंटे की जगह जो है ये आसाइश के ऊपर नहीं अप्लाई करेगी। सो बेहतर तरीका ये है कि अपने फॉर्म 7 के अंदर जो ज़मीन है वो सारी की सारी आसाइश में डिक्लेयर कराएं, फिर उसके बाद उसको फॉर्म 2 में कन्वर्ट कराएं, तो आप पे 2 घंटे की यानी 242 स्क्वायर यार्ड्स की शर्त नहीं लगेगी। कच्ची आबादी एक्ट, ये ग्रांट ऑफ लीज है, यानी इर्द गिर्द जितनी कच्ची आबादी बनती चली जाती हैं। मैंने फिर वही गुजारिश की कि शहर है, उसके सबर्ब्स के अंदर एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे कच्ची आबादियाँ बन गई हुई हैं। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर झोंपड़ियाँ 4 फिट कराएं, 4 से मुराद ज़ाहिर है 400 4000, उसको कच्ची आबादी डिक्लेयर कराएं, और फिर उसके बाद उसके ऊपर कच्ची आबादी एक्ट लग जाता है। कच्ची आबादी एक्ट के अंदर जो नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा, फिर उसके बाद उसके अंदर लीज इशू हो जाएगी। लीज इशू हो जाएगी तो फिर ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से आगे डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास चला जाएगा। कच्ची आबादी एक्ट के अंदर नेसेसरली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाता है, यहाँ कोई फॉर्म 2 नहीं मिलता। फॉर्म 7 से यस फॉर्म 2 पे जाएगा, फॉर्म 2 से फिर ये लीज पे चला जाएगा, बट फॉर्म 2 तक नहीं रहेगा जब कच्ची आबादी इसके ऊपर ऑपरेटिव होगी। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड के अंदर वही ये कॉलोनीज होती थी जहाँ सेटलमेंट्स की जाती थी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ विलेजर्स। ऑक्यूपेंट्स वर कॉल्ड टेनेंट्स जब तक कि वो पैसे नहीं दे देते थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सब्जेक्ट टू द जनरल अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मे ग्रांट लैंड इन ए कॉलोनी टू एनी पर्सन, जैसे हमने शुरू में कहा कि किसी को भी दे सकता है, सिंध में भी दे सकता है। इसमें फ्री होल्ड राइट्स दिए जाते थे। फ्री होल्ड राइट यानी ये फॉर्म 7 की जमीन है जो फॉर्म 2 में मौजूद है और कराची की या सिंध की म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर मौजूद है, किसी केडीए के अंदर नहीं आई हुई। इसके अंदर यस ये एसपीसीए यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसके अंदर आ रहा है, या पंजाब की
एक बिल्डिंग कंट्रोल वाला आ रहा है, इसमें ज़मीनें जो जो घर बन रहे होंगे, उसके बिल्डिंग लॉज़ लग रहे होंगे, बट जो लैंड राइट्स हैं, वो ये उसकी बात कर रहा है। ये ज़हन में रखें, ये जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये जगह होल्ड भी करती हैं, बट ये नेसेसरीली बिल्डिंग लॉज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। ज़मीन मेरी है, ज़मीन लीज़ पे है, ज़मीन कोर्ट की है, ज़मीन किसकी है? मैं घर बनाऊँगा तो मैं मेरे ऊपर वो लिमिट्स अप्लाई करेंगी कि मैंने घर कैसा बनाना है। मतलब मैं ये सीधी जगह के ऊपर, एक मरले के ऊपर या 125 गज़ की ज़मीन के ऊपर 125 फ्लोर नहीं बना सकता। बन तो जाते हैं बट वो इल्लीगल होते हैं। सो ये इससे इम्पोर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा बिकॉज़ टाइम को मुझे मद्देनज़र रखना है। ये ट्रांसफर ऑफ राइट वॉइड हैं विदाउट परमिशन ऑफ पीओआर। सक्सेशन ऑफ लैंड अलाउड है। अच्छा, इसमें अगर ये कबूली ज़मीन है तो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़रूरत नहीं है। कबूली ज़मीन मैंने आपको पहले भी बताया था, मुगल असेसमेंट जब होती थी खरीफ और रबी के अंदर, तो असेसमेंट के पास एक रिटन डॉक्यूमेंट यानी पटा, कॉल और पले इकरार वाज इशूड, इकरार का पल वक्त इशू किया जाता था। रेट ऑफ रेवेन्यूज में या टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती थी, वो कबूलियत देता होता था उसके ऊपर कि मैं ये काम करूंगा, ये करूंगा। घोड़ी पाल मुरब्बा भी इसी के अंदर ही आता है। सो वो कबूलियत की ज़मीनें कहलाती हैं। सो उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अनलेस कि आपने उसको असाइश ने डिक्लेयर किया हो। इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ये पूरे पाकिस्तान में जो हुई, विलेजेस आर रेगुलराइज्ड एंड कन्वर्टेड टू अर्बन। ज़मीनें जो सोना उगलती हैं, वो अब सोने के बजाय हेरोइन या डॉलर उगलती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है प्रेसिडेंशियल। और उसके बावजूद पाकिस्तान की जो शॉर्टेज है घरों की, वो तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा है हाउसिंग की। अभी भी एक कमरे के अंदर 6-6 लोग मतलब रहते हैं, बिकॉज़ अगर एवरेज निकालें तो वन ऑक्यूपेंसी पाकिस्तान की 6 पर्सन पर रूम। So, but still, villages regularized किए जाते हैं. It's not clear how many are genuine rural areas used for agriculture purposes and how many have been informally created and promoted in order to get benefit from the current regularization schemes. जितनी भी आती है। Land grabbing mostly आकर करती है उन एरिया में जो अभी रेगुलराइज नहीं हुए, यानी सैंक्शन कोट आबाद स्कीम नहीं है, आबादी देह स्कीम नहीं है अगर पंजाब में देखा जाए, या कच्ची आबादी स्कीम नहीं है। विदाउट रेगुलराइजेशन वहाँ जो लोग रह रहे हैं, हो सकता है वो टेनेंट हो, कोई लैंड कॉलोनाइजेशन वाला बंदा हो, किसी के पास वैक्यूई वाली ज़मीन हो। हर एक के ऊपर ना वो लगी हुई होती है रिस्ट्रिक्शन, नहीं आप कर सकते। कच्ची आबादी के अंदर भी जब तक रेगुलराइज नहीं हुई तब तक नहीं कर सकते हैं। फिर अर्बनाइजेशन के लिए जनरली जो रूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि ये ज़मीन गैर मुमकिन हो। गैर मुमकिन का मतलब ये है कि इस पे काश्त हो ही ना सकती हो। ज़मीन में पत्थर ही बहुत ज़्यादा है, ज़मीन में सैलाब बहुत ज़्यादा है, ज़मीन में कलर बहुत ज़्यादा है, या ज़मीन बंजर कदीम हो, यानी 4 सालों से काश्त नहीं हुई। उसकी गिरदावरी जो है वो 8 काश्त उसकी 0 बता रही है। उसकी गिरदावरी आपने पिछली 8 चेक करनी है। या ज़मीन बंजर जदीद है सम केसेस के अंदर, यानी 2 साल की, यानी 4 जिसपे फसलें काश्त नहीं हुई हुई, उनको भी किया जाता है। जनरली ये बंजर कदीम और गैर मुमकिन ज़मीनें जो हैं वो अर्बनाइज होती हैं लॉज के मुताबिक। बट हु केयर्स, हमने तो रावी के किनारे दोआबा की ज़मीन को शहर बनाने पे लगा दी है। सो हु केयर्स। बट एनीवे, अच्छा एक और चीज़, ये तमाम लॉज जो हैं ये गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं करते, ये सिटीजन्स के लिए। गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और ये मैं कानूनन बात कर रहा हूँ, तंजिया ये सैटायर नहीं कह रहा है। कानूनन गवर्नमेंट चूंकि लॉ क्रिएटर है, सो गवर्नमेंट कैन, जैसे वो ग्रांट एक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने एक्ट दे दिया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगता, मैं जिस तरह चाहूँ ग्रांट कर सकती हूँ। तो लाइकवाइज ये गैर मुमकिन और ये बंजर कदीम वगैरह की बात, ये बस इंडिविजुअल बेस्ड है। थ्रू आबादी देह स्कीम शामिलात लैंड्स कन्वर्ट हो जाती हैं। थ्रू कोटाबाद स्कीम एग्रीकल्चर एरियाज कन्वर्ट हो जाते हैं। एवैक्यूए प्रॉपर्टी के तहत एग्री लैंड्स अलॉट होती हैं, कन्वर्ट होती हैं। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्ट के तहत ज़मीन अलॉट हो जाती है और फिर अर्बनाइज हो जाती है।
सो ये इफेक्ट्स हैं, ये जब आपने जगह अगर लेनी है या उसको मॉर्गेज करना है या आप एक बिल्डर हैं, सो यू नीड टू सी द नेचर ऑफ इट। टेक अवे यही है कि फ्री होल्ड या एब्सोल्यूट ओनरशिप है, फॉर्म 7 उसका देखिए और उसकी लीगल कन्वर्जन देखिए कि वो सकनी में या फॉर्म 2 में सही हुई है कि नहीं। अगर ये फर्ज किया तो मालिक की टाइप देखिए, उसकी होल्डिंग देखिए कि उसका स्टेटस क्या है, टेनेंट है, लैंड ओनर है, ताकि रेलेवेंट लॉ लगाइए इस प्रेजेंटेशन को फिर दोबारा गौर से देखिएगा। टाइप ऑफ लैंड, जमीन जैसे गैर मुमकिन वगैरह उन्होंने बताया, यहाँ से मिलेगी आपको। सो लॉज अगर आप मजीद तफसील में देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइटें मौजूद है। और आखिर के अंदर मैं फिर आपसे वही गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को आपको, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब में और अपने हल्के में, इल्म बांटने से बढ़ता है। और यूट्यूब की पॉलिसी है जितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होती है तो इस ट्राइब को ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट ज़रूर आ जाता है, बट दिस इनिशिएटिव इज मोर टुवर्ड्स spreading the knowledge and more making every citizen capable of understanding law instead of getting hoodwinked or being defrauded by somebody। हमें अपने राइट्स और लाइबिलिटीज का अंदाजा होना चाहिए। सो अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक अल्लाह।